व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, सब बढ़िया? चलो कूल। तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और हम लोगों ने ये सीख लिया था कि एक गैस किस तरीके से लिक्विफाई होती है, इसका लिक्विफिकेशन या लिक्विएशन कैसा होता है। और हम लोगों ने एक ग्राफ के बेसिस पर अलग अलग टेम्परेचर पर प्रेशर का असर देखा था ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और हम लोगों ने वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करी थी अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपको अलग अलग गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एनसीईआरटी का एक टेबल बना हुआ है, वो आप देख सकते हो। वैसे कोई वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा वो सफिशिएंट है। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट, विच मीन्स आपका गैसियस स्टेट खत्म हो गया है और अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट। व्हाट इज लिक्विड स्टेट? मतलब कि यहां पर गैस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, पूरा चैप्टर हमने गैस के ऊपर डिस्कस किया और इसके पहले वाले टॉपिक पे हमने बात करी कि गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो गैस हो जाती है लिक्विफाई। तो अब हम कौन से स्टेट पर आ गए हैं? लिक्विड स्टेट पर आ गए। तो अगर हम बात करें किसी भी XYZ लिक्विड की, तो लिक्विड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट लिक्विड का एक हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का शेप कभी फिक्स नहीं होता। इट्स शेप इज नॉट फिक्स्ड, यानी आप अगर सोचे कि लिक्विड का शेप फिक्स होगा तो नहीं। दैट मीन्स लिक्विड को जिस यूटेंसिल में, जिस कंटेनर में रखोगे ये उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 1 लीटर पानी की बोतल है और उसके अंदर आपने 1 लीटर पानी भरा है, तो अभी पानी का वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर, और उसका शेप वो बोतल जैसा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल है, इसमें मान लीजिए ये 1 लीटर पानी इतना भरा हुआ है, तो ये 1 लीटर पानी हो गया। अब इस पानी को अगर मैं जमीन पे गिरा दूं तो ये फैल गया यहां पर। अब मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, नो डाउट। अभी मेरी मम्मी मुझे आकर डांटेगी कि तू घर को गंदा कर रहा है, तो अभी मैं पोछा लगाऊंगा। लेकिन अब मैं नीचे पानी को देख रहा हूं तो बिखर गया है। अगर मुझे मेरी मम्मी का डर नहीं होता और मैं अगर पूरा 1 लीटर पानी जमीन पे गिरा देता तो जमीन पर फैल जाता। अब उसका शेप बॉटल की तरह नहीं है, अब वो तो अजीबोगरीब शेप में आ गया। लेकिन अगर उसी पानी को मैं बाल्टी में डाल देता तो वो बाल्टी का शेप ले लेता। मतलब बॉटल का शेप ले लिया पानी ने पहले, फिर जमीन पर एक फैला हुआ शेप ले लिया, फिर उधर जाकर उसने बाल्टी में बाल्टी का शेप ले लिया। हम मग्गे में डालेंगे तो मग का शेप ले लेगा। तो बेसिकली कोई भी लिक्विड हो उसका शेप कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अच्छा, वॉल्यूम फिक्स होने का कारण क्या होगा? कारण यह होगा कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड, दैट इज they have very less intermolecular space, very less intermolecular space, यानी इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है? बहुत कम होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अपन बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के वॉल्यूम इस तरीके से पास होते हैं, इतने पास होते हैं। गैसियस स्टेट के मुकाबले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफी पास होते हैं और पास होने की वजह से इनका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। हम लोग सब जानते हैं गैस का वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं था? क्योंकि गैस एक्सपांड करती थी, गैस के मॉलिक्यूल दूर होने की वजह से फैल जाते थे, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता। लेकिन इसके मॉलिक्यूल फैलेंगे नहीं, और यहां पर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या है? दैट इज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between the particles of liquid, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आपको यहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, नो डाउट इन इट। क्या है बात समझ में आ गई? इसी वजह से इनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, मतलब ये पार्टिकल एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर पार्टिकल्स के बीच में गैप होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, लेकिन सॉलिड जितने एकदम कंजेस्टेड नहीं है। इस वजह से लिक्विड के पास में एक प्रॉपर्टी होती है दैट लिक्विड हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड के पास क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। लिक्विड कैन फ्लो, पानी बहता है, नदी बहती है, झरने का पानी कल कल बहता है, ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो क्यों बहता है? अब आपको साइंटिफिकली समझ आया। ये इसलिए बहता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, बट उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी पाई जाती है। देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। लेकिन गैस जितनी ज्यादा नहीं होती, पर थोड़ी बहुत होती है। इस वजह से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, हैव फ्लूइडिटी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम देयर पोजिशन, कैन मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। ये अपनी पोजिशन से मूव कर सकते हैं। मतलब आप अगर इस पार्टिकल को देखो तो ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट, ये बैक मूव कर सकता है। तो अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल के पास क्या है? मूवमेंट करने की कैपेसिटी है, और इसलिए इसके पास में क्या आ जाती है? फ्लूइडिटी आ जाती है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? अच्छा, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड आर वेरी लेस और नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। यानी लिक्विड भी कोई ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते। मतलब हम लोग पिछले वीडियो में वो कर्व में ही समझ गए थे कि अब अगर आप लिक्विड पर अत्यधिक एक्सेस प्रेशर लगाओगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे को अब रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब लिक्विड देखा जाए तो कंप्रेसिबल नहीं है। हाँ, लिक्विड का सॉलिड में कंपैरिजन, सॉरी, अगर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन आपको करना है तो बस टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम करने की वजह से थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। लेकिन लिक्विड को आप लोग कंप्रेसिबल तो नहीं मानोगे, बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन गैस जितना कंप्रेसिबल नहीं होता। तो गाइज ये कुछ आपके लिक्विड स्टेट के कुछ होता है नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ, जो इस साल नहीं अगले साल क्लास 12th में आपको सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगा। नोट करो इसको। करो, नोट करो। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो आप लोगों को क्लास 11th में अभी तो काम आ ही रहा है, क्लास 12th में आप लोगों को झन्नाटेदार तरीके से काम में आएगा। दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। नाउ गाइज, व्हाट इज वेपर प्रेशर? हमारी एनसीईआरटी में बहुत कम शब्दों में और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा विजुअलाइज करके डायग्राम वाइग्राम बनाकर चकाचक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक चेंबर ले लिया मैंने। आई हैव टेकन अ चेंबर। चेंबर थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये हमारा एक चेंबर हो गया। आप लोग सब जानते हो कि जब कभी भी हमें प्रेशर नापना होता है तो हम यहां पर एक बैरोमीटर अटैच कर देते हैं इस तरीके से। तो लेट्स अटैच अ बैरोमीटर। बैरोमीटर को पोलियो हो गया, बैरोमीटर की टांग पतली हो गई थी। उल्टे हाथ वालों के डायग्राम वैसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन बोर्ड पर नहीं, कापी में, कापी होती है ना, कापी, उसमें। तो यहां पर हमने भरा मरकरी। तो अभी यहां पर आपकी ये यहां से लेके यहां तक मर्क्यूरी भरी हुई है, और ये मर्क्यूरी अभी कम प्रेशर को बता रही है, क्योंकि अभी यहां पर प्रेशर इस रेंज पर है।
खास बात इस ट्यूब की यह है कि यह पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड ट्यूब है। कैसी ट्यूब ली है मैंने? एग्जॉस्टेड ट्यूब। एग्जॉस्टेड ट्यूब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप लगाकर, याद करो हमारे जे थॉमसन ने जब कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या किया था, उन्होंने उस ट्यूब को एग्जॉस्ट कर दिया था। एग्जॉस्ट पंप लगा के अंदर की सारी एयर, सारी गैस सब बाहर निकाल दी थी, ताकि अंदर गैस ना रहे, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाए। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेपर का प्रेशर निकालना है। अब अगर इस चेंबर के अंदर वाटर के वेपर की बजाय और भी गैसेस होती, जैसे O2, CO2, N2, तो उनका भी प्रेशर ऐड हो जाता वेपर प्रेशर में। याद करो हम लोग ऐसी चीज डिस्कस भी कर चुके हैं। हम लोगों ने यहां पर पहले भी कई बार ये चीजें डिस्कस करी हुई है कि कभी कभी क्या होता है कि इस एयर के अंदर वेपर के अलावा भी और बहुत सारे आपको प्रेशर मिल जाते हैं दूसरे गैसेस के। तो पहले सेफ होता है कि उन सबको एग्जॉस्ट कर दो, बाहर निकाल दो, और अब इस चेंबर के अंदर क्या भर दो? पानी। तो मैंने यहां पर इस चेंबर के अंदर क्या भर दिया? पानी। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर ना। अब क्या हुआ शुरुआत में, क्योंकि यहां पर एग्जॉस्टेड ट्यूब थी, ये पोर्शन खाली था। अब हमने क्या करा, इस चेंबर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया। तो हम लोग सब जानते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। हम लोग सब जानते हैं दैट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दैट इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ evaporation also increases, मतलब गैस का वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर आपने ऑब्जर्व करा कि धीरे धीरे ये खाली एरिया भी अब भरने लगा है, और ये क्या हो गए? वेपर्स। तो हम यहां पर लिखेंगे वेपर्स, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? वाटर। अब आप जैसे जैसे वेपर्स बढ़ने लगेंगे, यू विल ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। आपके मर्क्यूरी के लेवल में इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये इतनी थी, अब ये इतनी हो गई। अभी टेम्परेचर और बढ़ रहा है, आई मीन वेपोराइजेशन और चल रहा है। या टेम्परेचर अपन यहां पर लेट से, ये टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन मैंने फिक्स कर दिया। अब धीरे धीरे भाई वेपोराइजेशन तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, अपने कमरे में, जिस कमरे में बैठे हो वहां पर एक गिलास पानी डाल दो जमीन पर, रूम टेम्परेचर है। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो पानी पूरा सूख गया है, पानी पूरा इवेपोरेट हो गया है, पानी पूरा वेपोराइज हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या टेम्परेचर बदला? नहीं। क्या प्रेशर बदला? नहीं। लेकिन क्या होगा, जो टेम्परेचर ऑलरेडी मौजूद है, धीरे धीरे वो उसको क्या करेगा? वेपर फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट करता जाएगा। तो आपने 298 केल्विन पर देखा कि धीरे धीरे धीमे 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 यहां पर वेपर्स का लेवल बढ़ने लगेगा, और यहां पर मर्क्यूरी का लेवल भी आपको धीरे धीरे धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद यह कांस्टेंट हो जाएगा। एक लेवल अचीव करने के बाद अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, अब ये नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स ऐसा क्या हुआ होगा? तो समझो, अभी तक हमने क्या करा, बड़े ध्यान से देखो। आपने एक चेंबर लिया, चेंबर को एग्जॉस्ट करा, आपने एक बैरोमीटर लगा दिया जिसमें मर्क्यूरी आपको लेवल इंक्रीज होने का मतलब बताएगा कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। आपने यहां पर पानी रखा और 298 केल्विन का टेम्परेचर रखा, तो आपने देखा धीरे धीरे पानी काय में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। अच्छा, पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है? बैरोमीटर का लेवल बढ़ रहा है। बैरोमीटर का लेवल बढ़ने का क्या मतलब है? वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर बढ़ रहा है, और एक टाइम पीरियड के बाद ये कांस्टेंट हो गया। तो अब सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों,
जैसे ही आपका वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर क्या है, गैस, और गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ये वेपर चारों तरफ टकराएंगे, वाटर की सरफेस पर भी टकराएंगे, इस चेंबर के यहां भी टकराएंगे, इस चेंबर की छत पे भी टकराएंगे। तो जब ये टकराएंगे तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जब वो प्रेशर क्रिएट होगा तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे 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 राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द वेपर्स। वाटर वेपर्स के द्वारा या किसी भी वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। क्या चीज क्लियर हो गई? तो हम यहां पर लिखेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर is the pressure applied by the vapors that are kept in an exhausted chamber at a fixed temperature and एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमने यहां पर कोई प्रेशर वगैरह के साथ या कोई खिलवाड़ नहीं किया, बस हमने सिंपल रखा और ये वेपर प्रेशर लगने लगा। अच्छा, एक टाइम पीरियड के बाद ये कांस्टेंट क्यों हो गया? मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब पानी का वेपोराइजेशन होना खत्म हो गया है, अब पानी वेपर में बदलना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का लेवल यहां पर आकर कांस्टेंट हो गया, अब इससे ज्यादा मर्क्यूरी का लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो मर्क्यूरी का वेपर यहां पर जो मर्क्यूरी का लेवल यहां पर जो कांस्टेंट हुआ है, इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम फेज। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे उतने वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में बदलने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर जो सरफेस का पार्टिकल है, ये जैसे ही वेपोराइज होगा वैसे ही एक वेपर का पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में आकर बदल जाएगा। यानी कि अगर 1 मिनट में या 1 सेकेंड में 10 लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदले तो उसी 1 सेकेंड में 10 वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल जाएंगे। मतलब अब जितनी मात्रा में लिक्विड वेपर में बदलेगा उतनी मात्रा में वेपर वापस से लिक्विड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कौन सी कंडीशन आ गई? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अब आपको ऐसा लगेगा कि वेपर की जितनी मात्रा है उतनी कांस्टेंट हो गई और लिक्विड की जितनी मात्रा है उतनी कांस्टेंट हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोला जाता है? तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर at equilibrium, vapor pressure at equilibrium is called as equilibrium vapor pressure। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जरा नोट करेंगे इतना जल्दी से। ठीक बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर वेपर या वेपोराइजेशन कैसा फिनोमिनन है? तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने कभी गर्मी में कपड़े सुखाए हैं? कभी कपड़े सुखाए हैं आप लोगों ने? देखो, जब कभी भी आप कपड़े सुखाते हो, क्या आप टेम्परेचर बढ़ाते हो? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कपड़े धोने के बाद तवे पर सुखा रहा हो कोई, या गैस पर सुखा रहा हो? नहीं, आप उसको एक कपड़े पे से फैला के चौड़े करके एक रस्सी पर टांग देते हो या किसी भी एक जगह पर टांग देते हो। अब जब आप उसको थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे, आपको दिखेगा सरफेस सूख गई है, लेकिन कपड़े अंदर से अभी भी गीले हैं। मतलब पानी यहां पर अपने वेपर फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे पानी अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और आपका कपड़ा सूख रहा है। लेकिन पानी सबसे पहले कहां का वेपोराइज होगा? सरफेस का। तो हमेशा ध्यान रखना, वेपोराइजेशन हमेशा एक सरफेस फिनोमिनन होता है। मतलब ये जितने भी यहां पर वेपर बनेंगे, वे वेपर सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बनेंगे
जो सरफेस पर मौजूद होगा, मतलब जो पार्टिकल सरफेस का होगा बस वही वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो बल्क के पार्टिकल्स हैं, बल्क में मौजूद पार्टिकल्स वेपोराइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं ये वाला पॉइंट रब करके यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, जो आप सब लोगों को स्टार बना के पॉइंट लिखना पड़ेगा। दैट वेपोराइजेशन is a surface phenomenon, that is only surface particle will participate in vaporization। समझ में आ गई बात आप लोगों को? मतलब शुरुआत में क्या होगा, चलो इमेजिन करते हैं। आपने शुरुआत में एक चेंबर लिया था, आपने पानी लिया था, तो ये पानी के आपके सरफेस के पार्टिकल हो गए। फिर ये सेकेंड लेयर, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फिर ये आपकी थर्ड लेयर, ये अपन बल्क में उतर गए। अब ये सारे पार्टिकल्स कौन से हैं? ये सब बल्क है, बस ये सरफेस है। फिर ये अंदर क्या पार्टिकल्स, समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से आपके पार्टिकल्स होंगे अंदर। अब शुरुआत में जब आपने एग्जॉस्टेड ट्यूब ली थी, कोई वेपर नहीं था, यहां पर कोई वेपर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टिकल यहां से टूट के, यानी सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स टूट के काय में बदल गए? वेपर्स में। तो ये आपके वेपर्स में बदल गए। अब आपकी नई सरफेस कौन सी हो गई? ये वाली। तो अब ये वाली सरफेस के पार्टिकल धीरे धीरे टूटेंगे और काय में बदल जाएंगे? वेपर्स में। तो ये आपके यहां पर सरफेस के पार्टिकल्स टूट के काय में आ गए? वेपर्स में आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपकी ये सरफेस हो गई। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये सरफेस के पार्टिकल्स टूट के वेपर फॉर्म में कब तक जाएंगे? जब तक यहां पर एक इक्विलिब्रियम ना जनरेट हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अब जैसे ही एक लिक्विड का पार्टिकल वेपर फॉर्म में बदलेगा, एक वेपर का पार्टिकल आकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। तो अब ये जो सरफेस का पार्टिकल्स हैं, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। जैसे ही एक पार्टिकल टूट के वेपर में बदलेगा, एक वेपर का पार्टिकल वापस से आके लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये इस प्रकार से एक सरफेस फिनोमिनन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जब आपने ये प्रोसेस करना शुरू किया होगा, तो इनिशियली क्या देख रहा होगा कि भाई ये वेपर तो है नहीं, सिर्फ लिक्विड है। तो लिक्विड ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विड इज डेंसर। लिक्विड या जो वाटर होगा वॉज डेंस, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे एट इक्विलिब्रियम, जब आपकी प्रोसेस रुक गई, जब आप इक्विलिब्रियम पर आ गए, आपने देखा कि जो वाटर का जो डेंसनेस थी वो कम हो गई, यानी लिक्विड बिकम्स लेस डेंस। क्यों? क्योंकि अब उसके बहुत सारे पार्टिकल्स काय में बदल गए? वेपर्स में। तो बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन। और जब ये वेपर्स में चले गए तो इन्होंने सब जगह प्रेशर क्रिएट किया, एंड क्रिएटेड प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको वेपोराइजेशन समझ में आ गया? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ये? पक्की बात? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोट्स में लिख सके। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा अपन समझते हैं। सर यहां पर आपने हमें वेपोराइजेशन के बारे में बताया, और हमने देखा वेपोराइजेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, यानी सिर्फ सरफेस का पार्टिकल ही, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का पार्टिकल ही वेपर फॉर्म में बदल रहा है। तो सर फिर एक बात हमें बताइए, बॉइलिंग क्या है? अभी तो हमने वेपोराइजेशन सीखा, तो सर क्या बॉइलिंग अलग होती है? तो अब यहां पर अपन समझते हैं व्हाट इज बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? तो प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पढ़ने से पहले हम लोग सब जानते हैं बॉइलिंग भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बॉइलिंग इज ऑल्सो अ
टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। बॉइलिंग भी क्या है? नो डाउट एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में एक हल्का सा फर्क है। दैट बॉइलिंग, ये स्टार बना के सारे बच्चे पॉइंट लिखेंगे, ऑलवेज कैरीज इन एन ओपन वेसल। काय में? एक ओपन वेसल में ये काम करती है। मतलब वेपोराइजेशन हमेशा एक क्लोज्ड चेंबर के अंदर होता है। हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, उसको पूरा क्लोज किया था, लेकिन बॉइलिंग क्या है? हमेशा ओपन वेसल में होगी। मतलब जब आप यहां पर इस प्रकार एक ओपन वेसल ले लेंगे और इस ओपन वेसल के अंदर जब आप लोग एक लिक्विड भर लेंगे, तो अब इसके अंदर भी क्या होगा? वेपोराइजेशन। धीरे धीरे सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स में बदलने लगेंगे, लेकिन ये वेपर्स ओपन फ्लास्क होने की वजह से कहां निकल जाएंगे? आपके एटमॉस्फेयर में। कहां निकल जाएंगे? आपके एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात समझो, यहां पर लिक्विड के अंदर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, 1 atm होता है। तो आप बॉइलिंग को डिफाइन कैसे करोगे? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर किसके बराबर हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। मतलब यहां पर आपके ये जो पार्टिकल्स जो लिक्विड के अभी अभी वेपर फॉर्म में बदले हैं, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे, इनका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आप ये चेंबर को, फॉर एग्जांपल अगर आप इस चेंबर को क्लोज रखते, तो शायद ये पार्टिकल्स अलग प्रकार का प्रेशर लगाते। हो सकता है इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन अगर आपने चेंबर खोल दिया, तो खोलने की वजह से क्या होगा? इन पार्टिकल्स को बहुत सारी बड़ी स्पेस मिलेगी, ह्यूज अमाउंट में बड़ी स्पेस मिलेगी, और वो स्पेस किस में मिलेगी? एटमॉस्फेयर में। तो इनका प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो आप बॉइलिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप यहां पर बॉइलिंग के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, दैट बॉइलिंग is a process in which the liquid is heated, so that the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, यानी कि 1 atm, यानी आपके उस लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होगा, यानी लिक्विड के वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला जो भी प्रेशर होगा, वो अब सब बदल जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब बॉइलिंग होना स्टार्ट होगी तो ये ओपन फ्लास्क में हो रही है, तो बॉइलिंग में बल्क के पार्टिकल्स भी वेपोराइज हो सकते हैं। सो हमेशा ध्यान रखना दैट बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क प्रोसेस है। बॉइलिंग ओपन वेसल में होने की वजह से आप जब नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, तो नीचे के पार्टिकल्स भी वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में जा सकेंगे, क्योंकि बॉइलिंग एक प्रकार की कैसी प्रोसेस है? बल्क प्रोसेस है। इस बात को ध्यान से देखिए, इतना नोट करो जरा जल्दी से। ठीक 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 ठीक। चलिए अब एक डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की भी लिख लेते हैं। अभी तो हमने बॉइलिंग समझा। अच्छा, बॉइलिंग को और इजी भाषा में क्या बोल सकते हो? बॉइलिंग इज वेपोराइजेशन बट इन फ्री कंडीशन। बॉइलिंग एक प्रकार का वेपोराइजेशन ही है। लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदल रहे हैं, यानी वेपोराइजेशन ही है, बट फ्री कंडीशन में, एक ओपन वेसल में, जिसमें पानी के वेपर अब एक चेंबर के अंदर बंद नहीं है,
वो खुली हवा में, खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, दैट इज बॉइलिंग। तो वेपोराइजेशन क्या था? वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से टेम्परेचर की वजह से वेपर स्टेट में चले जाते थे, दैट इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। और वेपर प्रेशर क्या था? उन वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग भी वेपोराइजेशन है, लेकिन ओपन वेसल में, जिसकी वजह से वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रीली एक्सपैंड कर सकते हैं। बस इतनी बात समझ ली तो मजा आ जाएगा। अच्छा, अब लोग आपसे पूछेंगे कि इतना आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बता दे। मैंने आपसे कहा था बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, ये सब क्लास 12th में बहुत जरूरी है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? तो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the vapor pressure of liquid vapors becomes equal to atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये वो टेम्परेचर होता है, भाई हम पानी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अलग अलग लिक्विड की बात कर रहे हैं। चलिए एक डायग्राम बनाकर देख भी लेते हैं। अलग अलग लिक्विड की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग एक डायग्राम बनाकर यहां पर देख लेते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस एक्सिस पर अपन बना लेते हैं आपका प्रेशर और इस एक्सिस पर बना लेते हैं अपन अपना टेम्परेचर। तो दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर। This is pressure practically equal to 0, temperature is equal to 0 degree Celsius, or we can say 273 kelvins, 283 kelvins, 293 kelvins and 373 kelvins likewise। ठीक है, और यहां पर अपन ये जो पॉइंट मार्क लिया है, ये प्रेशर का कौन सा मार्क है? 1 atm। यानी यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये 1 atm से कम के। सर 1 atm क्यों लिया? क्योंकि प्यारे बच्चों यही तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर यही तो है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास में वाटर है, तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग वेपर प्रेशर भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका लिक्विड तो होता ही नहीं है, वाटर तो आपका आइस के फॉर्म में होता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर एट 273 केल्विन्स वाटर इज आइस, और आइस क्या है? सॉलिड, और सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर थोड़ी होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 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 ये पहुंच गया 1 atm के बराबर। और ये 1 atm के बराबर कौन से टेम्परेचर पर पहुंचा? ये पहुंचा 373 केल्विन्स पर। तो ये हो गया आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हो गया आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये वो टेम्परेचर है 373 केल्विन्स, ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 1 atm के बराबर। और ये प्रेशर था, यानी आप देखो कि ये इतना प्रेशर इतने टेम्परेचर पर, फिर इतना प्रेशर इतने टेम्परेचर पर, फिर इतना प्रेशर इतने टेम्परेचर पर, और 1 atm प्रेशर 373 केल्विन पर। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, समझ रहे हैं? अब अगर अपन मान लीजिए यहाँ पर अल्कोहल का बनाए, तो अल्कोहल का भी कुछ ऐसा ही चलेगा, लेकिन अल्कोहल का यहां पर आकर पहुंच जाएगा, यानी कि ये कुछ मान के चलो आप 351 केल्विन्स हो गया। यानी आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर कितने टेम्परेचर पर हो जाता है? 351 केल्विन। तो ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है, ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है, ये 1 atm प्रेशर, यानी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कितने टेम्परेचर पर हो जाता है? 351 केल्विन। यानी आपको अल्कोहल को कब तक हीट करना है? 351 केल्विन तक। जैसे ही आप अल्कोहल को 351 केल्विन तक हीट करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल में आपको और समझा देता हूं।
ये अपन मान के चलो ये टेम्परेचर 349 केल्विन है। ये टेम्परेचर मुझे कहां से मिल रहा है, ये नीचे से, यहां से 349 केल्विन। ये किसका है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये CCl4 349 केल्विन पर 1 atm के बराबर इसका वेपर प्रेशर हो जाता है, इसलिए 349 केल्विन पर ही क्या पहुंच जाता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी कि आपको CCl4 को अगर बॉइल करना है तो 349 केल्विन तक हीट करो, उबल जाएगा। अल्कोहल को 351 केल्विन तक हीट करो, उबल जाएगा। लेकिन पानी के लिए आपको 373 केल्विन तक का टेम्परेचर चाहिए, तभी ये जाकर कहां पहुंचेगा, अपने बॉइलिंग स्टेट पर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो अगर 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो टेम्परेचर जिस पर इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर कहलाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा इजी, कोई चिंता वाली बात नहीं। जब टेम्परेचर कम था तो आप देखिए इनका प्रेशर भी लगभग कम था। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में दो टर्म हमें सीखनी होती है, दैट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा 1 बार प्रेशर पर ली जाती है और नॉर्मल कंडीशन हमेशा 1 atm पे लिखा जाता है। आपको याद हो तो मैंने आपको 1 STP सिखाया भी है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते थे 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार में लेते थे। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करो तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यूनिट है प्रेशर की, वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। नॉर्मल में प्रेशर की यूनिट 1 atm हो जाती है, स्टैंडर्ड में प्रेशर की यूनिट 1 बार हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 373.15 केल्विन, और वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस। 373.15 केल्विन, या मैं कहूं 0 डिग्री सेल्सियस कहां पर पहुंच जाता है, ये नॉर्मल पर। कहां पर, नॉर्मल पर। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं एसटीपी की यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 372 केल्विन के आसपास, या मैं चाहूं तो इसे 99.6 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकता हूं। तो आप इसे कर लीजिएगा। अगर इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 में इसमें जोड़ूंगा 0.15, 273.15 में मैं 99.6 जोड़ूंगा तो 57.75 केल्विन, 372.75 केल्विन। इन बातों को आप लोगों को अपने नोटबुक्स में प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से नोट करना पड़ेगा, तभी जाकर मजा आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हल्की हल्की बातें हैं, कोई ज्यादा डिटेल में या ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात इसमें से मुझे लगती नहीं है कि कोई आपको परेशान करेगी इनमें से बात ज्यादा। ये सब बेसिक बातें हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को पानी को उबालना है स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो आपको इतना हीट करना है। लेकिन अगर आपको पानी को उबालना है नॉर्मल कंडीशन पे, अरे क्या लिख दिया, अबे दुकान बंद हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है, क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा रे तू गुंडे आदमी, क्या गुंडा बनेगा रे तू, चमाइला राजपुत्रिया, क्या पढ़ा रहे तू। चलिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबली जाएगा नॉर्मल कंडीशन पे, एंड 99.6 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जरा इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रेशर कुकर का। पहले इसको नोट करो। चलो, हाँ, अब गाइस एक बात यहां लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो अपन इसको मिटा देते हैं, लिख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, कि अगर मैं हायर एल्टीट्यूड्स पर जाता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है और सर जे थॉमसन का अगर आप लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ पढ़ा है, तो मैंने वहां पर सिखाया था कि
जे थॉमसन ने एक बात कही थी कि जो हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, जहां पर बिजलियां वगैरह कड़कती है, जहां पर बादल आपस में टकराते हैं और बिजली कड़कती है, वहां पर टेम्परेचर लो होता जाता है और साथ ही साथ प्रेशर भी लो होता जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उन्होंने ये कही थी कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो यहां पर हम लोग एक बात सब नोट करेंगे दैट एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड एट सी लेवल, यानी सी लेवल क्या हो गया, हमारे जमीन के आसपास। तो एट हायर एल्टीट्यूड्स वी ऑल नो दैट देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड एट लोअर एल्टीट्यूड जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 1 atm। नाउ गाइस एक बात बताओ, अगर आपको सी लेवल पर वाटर को बॉईल करना है, इफ वी हैव टू बॉईल वाटर, आप यहां पर कितना तापमान प्रोवाइड करोगे? सोचो। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर 1 atm है। देयरफॉर हमने अभी अभी पढ़ा कि आपको वाटर को बॉईल करने के लिए 373.15 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा इन नॉर्मल कंडीशंस। और अगर आप यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस देखेंगे तो 372.75 केल्विन आपको टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली देना पड़ेगा। यानी मैं लगभग 100 डिग्री मान लूं, यानी अगर आप यहां पर अभी सी लेवल पर हो तो आपको पानी उबालने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इज स्मॉलर देन 1 atm। आपका प्रेशर 1 atm से कम हो जाता है। तो इमेजिन करो, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं अभी माउंट एवरेस्ट पर हूं। मैं अभी कहां पर हूं? मैं अभी माउंट एवरेस्ट नाम के पहाड़ पर हूं, बहुत ऊंचाई पर हूं। वहां पर प्रेशर इतना कम हो गया कि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.7 atm हो गया। तो अगर मुझे इस टेम्परेचर पर वाटर को बॉईल करना है, अगर मुझे इस टेम्परेचर पर वाटर को बॉईल करना है तो मेरे को वाटर को कब तक बॉईल करना होगा? मुझे वाटर को सिर्फ तब तक बॉईल करना होगा जब तक वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स पर तो वेपर प्रेशर कम हो गया, आई मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, क्योंकि अब आपको वाटर को इतना हीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप वाटर को सिर्फ तब तक हीट करोगे जब तक उसका वेपर प्रेशर 0.7 atm ना हो जाए। तो इमेजिन करता हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि अब वाटर को बॉईल करने के लिए मुझे 340 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत ही लगी। 343 मान लेते हैं, चलो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 273 83 93 2000 03 1323 लगभग 60 70, यानी वाटर कितने डिग्री पर बॉईल हो गया? 70 डिग्री पर बॉईल हो गया। तो आपने देखा कि आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाओगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सब स्टार बनाकर अपने नोटबुक्स में लिखेंगे दैट एट हायर एल्टीट्यूड्स atmospheric pressure decreases, therefore boiling point of water and other liquids also है ना, and other liquids also we can also talk about other liquids, अल्कोहल वगैरह की भी बात कर सकते हैं, also decreases। अब यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू होती है। भाई अगर मुझे मैगी बनानी होगी तो मैं जब सी लेवल पर, यानी अभी जो अपनी धरती है यहां पर जब मैं मैगी बनाऊंगा तो पानी उबलेगा और उबल कर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो मैगी की कुकिंग इजी हो जाएगी, मैगी
एक ओपन बर्तन में आराम से कुक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओपन बर्तन में पानी उबलेगा, यानी बॉईल होगा, वेपोराइज तो नहीं होगा, वेपोराइजेशन नहीं होगा उसका, वहां पर बॉइलिंग होगा, बल्क फिनोमिनन। लेकिन उस समय जब पानी भाप बन के एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, जब पानी बॉईल हो रहा है, तब पानी का तापमान कितना रहा? 100 डिग्री। मतलब मैगी 100 डिग्री पर आराम से 6 मिनट में पक जाएगी। बोलते हैं 2 मिनट में पक रही है, पर 6 मिनट में पक जाएगी। लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड पर चले गए, अब आपकी मैगी कितने पर पक रही है? 70 डिग्री सेल्सियस पर। और जो पानी है वो भाप बन के भी जल्दी उड़ जाएगा, पानी के वेपर्स इजीली बन जाएंगे एंड उसका बॉइलिंग फास्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर मैगी को पकाने के लिए ज्यादा पानी लगेगा और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैगी जो 100 डिग्री के पानी में जब पड़ेगी तो जल्दी जल्दी बनेगी, जल्दी जल्दी पकेगी। लेकिन यहां पर हायर एल्टीट्यूड्स पर, मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर अगर आपको मैगी खानी है, मतलब अगर आपको हिमालय पर, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, वैष्णो देवी में, जम्मू कश्मीर किसी पहाड़ी पर अगर आपको मैगी खानी है, तो आपको वहां पर ज्यादा पानी, ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां का प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, मैगी को पका ही नहीं पाता है। इसीलिए एट हायर एल्टीट्यूड्स, इसीलिए एट हायर एल्टीट्यूड्स प्रेशर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग। यानी लगभग जो चीजों को पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए इन्हें प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग होती ही नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर आप लोग खाना और पानी वगैरह सब डाल के कुकर को पैक कर देते हो, क्लोज्ड वेसल, और क्लोज वेसल में पानी बॉईल नहीं होता। क्लोज वेसल में पानी सिर्फ वेपोराइज होता है। दूसरा, प्रेशर कुकर में जब आप कुकर को बंद कर दोगे तो पानी टेम्परेचर की वजह से वेपोराइज होगा और उसके वेपर चारों तरफ प्रेशर लगाएंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन गैस बाहर ना जाने के, सीटी आएगी बीच बीच में, जब एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा तो सीटी बजेगी और वेपर्स बाहर उड़ जाएंगे। लेकिन फिर अंदर के जो वेपर्स हैं वो खाने पर लगातार वेपर प्रेशर, एक लगातार उस पर दबाव बनाएंगे, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर कुकर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? प्रेशर कुकर कम पानी में, थोड़ी सी देर में, हाई प्रेशर और वेपर्स की वजह से खाने को जल्दी पका देती है एज कंपेयर टू ओपन वेसल। इसलिए आप लोग भी लोअर सी लेवल एल्टीट्यूड पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना जल्दी पक जाए। तो हायर एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर कुकर की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ओपन वेसल में वो पानी को 70 डिग्री से ज्यादा उबाल ही नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मतलब यहां पर आपको 100 डिग्री चाहिए, लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स पे हो सकता है वो 90-95 डिग्री तक ही पानी जा पाए और कुकिंग के लिए एफिशिएंट ना हो। लेकिन यहां पर वो कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर उसको एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि अब एक तो क्लोज वेसल हो गया तो पानी उबल के उड़ेगा नहीं, सिर्फ उसके भाप बनेगी, सिर्फ उसके वेपर बनेंगे, और जो वेपर है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो प्रेशर की वजह से खाना जल्दी पक जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है आपके प्रेशर कुकर का। माइक्रोबायोलॉजी लैब में ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। इन माइक्रोबायोलॉजी लैब ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेव क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है और आप चाहते हैं कि उस प्लेट के अंदर एक भी बैक्टीरिया ना हो, तो आप उसे ऑटोक्लेव में रख देते। तो ऑटोक्लेव भी बिल्कुल कुकर जैसा है, पानी डाल दो, अंदर भाप बनेगी, सीटी बजेगी और अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वेपर, आप प्लेट उसमें डाल दो, सारी प्लेट के बैक्टीरियाज को हाई प्रेशर की वजह से वो मर जाएंगे, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज लगभग 1 ATM हमारे आसपास के प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन इस ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर 10 गुना 15 गुना बढ़ जाता है, तो वो हाई प्रेशर में सब मर जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये बात हो गई आपके वेपर प्रेशर की। अब गाइस सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी 2 टॉपिक्स बच रहे हैं जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, तो बाकी बातें अगली क्लास में।
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।